नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल में भारी हिंसा, भारी उत्पात, उपद्रव के बीच ममता बनर्जी ने अपने 80 विधायकों के सामने एक बड़ा ऐलान किया है। हालांकि कुछ विधायक उसमें अनुपस्थित थे, जिसको हेडलाइन में ऊपर लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी की बैठक में टीएमसी के 9 विधायक नहीं आए, 8 विधायक नहीं आए। उसमें बहुत स्पष्ट कर दूं, नाम के साथ बताना होगा तो भी बता देंगे। कुछ विधायकों को उत्तर बंगाल के उनके क्षेत्र में रोका गया है कि आप मत आओ, वहीं पर रुको। कुछ विधायकों को जिम्मेदारी, जिनके क्षेत्र में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ज्यादा हिंसक जो है कार्रवाइयां हुई है या हिंसा हुई है, उन विधायकों को लगाया गया है कि वो टीएमसी के उन परिवारों के को जो है सहारा देने के लिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें। तो 9 विधायक ऐसे थे। एक विधायक ने परमिशन मांगी थी घर में कुछ इमरजेंसी की वजह से, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। ये जो विधायक नहीं आए थे, जिनको अभिषेक बनर्जी ने और ममता बनर्जी ने उनके क्षेत्र में रुकने को कहा था, वही विधायक नहीं थे। तो हेडलाइन में जब आपको दिखेगा तो इनको, इन गोदियों को चाहिए। ये हमारे कहावत, थूक लगा के मुसरी जियाना। मुसरी मतलब चूहिया होता है कि उस पर थूक लगा करके उसको जिंदा कर दो, नहीं कुछ है तो ये कहीं से भी ये मास्टर स्ट्रोक निकालते हैं। मोदी ने कुछ भी किया, मोदी कुछ कर दे, मतलब अगर देश का सौदा कहीं कर दे ना कि चलो आज बेच ही देते हैं, तो ये सब कहेंगे कि बिक्री किया है, इसमें बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि खरीदा है स्विट्जरलैंड। अब स्विस बैंकों में जमा सारा पैसा भारत का हो जाएगा, क्योंकि भारत और स्विट्जरलैंड एक हो गए। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, कोई ये बात सोच नहीं पाया था आज तक। नेहरू वगैरह सब फेल थे। भारत और स्विट्जरलैंड का विलय, यानी स्विस बैंक के पैसा हमारा हो गया। ये वहां से देश बिक गया, इसकी बात नहीं करेंगे। तो इन गिद्धों की हेडलाइन हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उसके भीतर की खबर क्या लानी है, उस तरफ हम आपको ले जाएंगे अपने साथ। और हमारे साथ आप चलेंगे तो हम बार बार कहते हैं, हम पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। हमारी पूरी पत्रकारिता का मकसद ही है कि इस देश में जो व्यक्ति पूजक समाज है, इस व्यक्ति पूजक समाज को हम सवाल पूजक समाज में तब्दील करें। जो सवाल पूजक ना हो, सवाल पूछक हो। सवाल पूछक समाज में जो सवाल करे, सबसे करे, हमसे करे, सत्ता से करे, नेता से करे, प्रधानमंत्री से करे, सवाल पूछक समाज हो जाए वो व्यक्ति पूजक के बजाय। क्या होता है, यूट्यूब पर भी अच्छा वीडियो लगा 4 दिन तो एकदम पूछने लगे, अरे यार क्या बोल दिया, बहुत गजब बोल दिया। अरे नहीं भाई, इसी में हो सकता है हम भी किसी का एजेंडा चलाने लगे। तो हम पर भी काबू रखिए, हम पर भी यकीन मत करिए। भाव को लाइए। फिर हम आपको दिखाते हैं, ममता बनर्जी ने अपने सभी विधायकों के सामने, स्वागत है भाव, सभी विधायकों के सामने बुलाया और वहीं पर ऐलान किया कि मुझे बर्खास्त कर दो। बीजेपी और बीजेपी के गवर्नर दोनों को चैलेंज, बेसिकली गवर्नर को ही चैलेंज था, लेकिन गवर्नर कहां संचालित होता है आप जानते हैं। मुझे बर्खास्त कर दो, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये तो पहले भी बोल चुके हैं। इसका अगला स्टेप उन्होंने जो कहा, जो मीटिंग में बात आई है, वो और महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने का ऐलान कर दिया है। हालांकि मैं यहीं पे स्टार लगा करके टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ होने जाने वाला नहीं है। चाहे तो आप यहीं पर चर्चा देखना बंद कर सकते हैं। एकदम मान लीजिए कि कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। वहां पर उल्टे हेडलाइन आप देखने को पाएंगे कि ममता बनर्जी को फटकार, ये फटकार दुत्कार ममता बनर्जी को, बाकी और कुछ नहीं होना है। लेकिन साथ में ही एक और ऐलान ममता ने किया है कि अब हम बंगाल ही नहीं, अब हम दिल्ली भी देखेंगे। और इंडिया अलायंस पूरा का पूरा इंटैक्ट अब है। अब दिल्ली से मोदी को इंडिया अलायंस क्या निकालने के लिए कुछ कदम बढ़ाएगी। यही चर्चा भाव के साथ करना होगा, समझना होगा। पहले हेडलाइन लाइए, हम खबरों को आपको दिखाएं जरा, क्या है दिखाया जा रहा और क्या है। बर्खास्त कर दें, मैं खुद नहीं इस्तीफा दूंगी। ममता बनर्जी ने जिस बैठक में कहा, उससे गायब रहे टीएमसी के 10 विधायक। ये मुख्य खबर इनका, टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे, उससे खुश रहिए। और इन्हीं के जब खबरों के भीतर, मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसा थोड़ा कि हम विधायकों से 10 से बात किए हैं, इन्हीं के खबर के जब भीतर आप जाएंगे ना,
तो नीचे मजबूरी में नीचे पैराग्राफ में लिखते हैं, कभी मान लिया कहीं लीगल में फंसे तो नीचे एक लाइन में लिख देते हैं कि फलाने विधायक के घर में माताजी की तबीयत खराब था, फलाने को अभिषेक बनर्जी ने बोला था कि वहीं पे रुको, मत आना मीटिंग में, वो सब है, लेकिन ऊपर नहीं, ऊपर मालिक को खुश करना है। अगली हेडलाइन लाइए, ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे कई विधायक, टीएमसी प्रमुख बोली यह चुनाव नहीं बल्कि क्रूरता थी। ये नीचे महत्वपूर्ण नहीं है, ऊपर का महत्वपूर्ण है जो बिना वजह है, और ये इंडियन एक्सप्रेस समूह का है। मैं तो कहा ना कि हमको अब तो संदेह होने लगा है, जब जिस दिन इंडियन एक्सप्रेस का हम असली चेहरा हमने चर्चा भी की थी, देखा था, ये इंडियन एक्सप्रेस समूह है। चलिए आगे, चुनावी नतीजों के बाद ममता की पहली बैठक से 11 तृणमूल विधायक रहे नदारद, अटकलें तेज। देखिए, वो इंडियन एक्सप्रेस था और ये तो मोदी एक्सप्रेस इसको आप कह सकते हैं, मोदी एक्सप्रेस शुरू से रहा है। मुझे बर्खास्त कर दो, इस्तीफा नहीं दूंगी, ममता जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, विधायकों को दिया गया नया टास्क। आगे चलिए, इसको अलग हेडलाइन ही कर दिया उससे। आगे चलिए, बर्खास्त करो, नहीं दूंगी इस्तीफा, जिद पर अड़ी ममता, नए विधायकों से बोली पहनो काले कपड़े। और आगे बढ़िए, डिसमिस करना है तो करो लेकिन नहीं दूंगी इस्तीफा, ममता की दो टूक, सुप्रीम कोर्ट जाने पर क्या बोली। अभी सब दिखाते हैं क्या बोली, जरा चलिए खबर के भीतर थोड़ा सा चलाइए। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक में कहा कि बंगाल के बाद अब इंडिया गठबंधन की टीम एकजुट है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी चाहे वे मुझे बर्खास्त कर दें, मैं चाहती हूं कि यह काला दिन हो, हमें मजबूत रहना होगा। विधानसभा के पहले दिन टीएमसी के सभी विधायक काले कपड़े पहने, जिन्होंने धोखा दिया है उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैं हंस रही हूं, मैंने उन्हें नैतिक रूप से हराया है, मैं एक आजाद पंछी हूं, मैंने सबके लिए काम किया है, हम भले ही हार गए हों लेकिन हम लड़ेंगे। आगे चलिए, अगला, टीएमसी प्रवक्ता और विधायक कुणाल घोष ने कहा कि हिंसा को रोकना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, बीजेपी ने जो कहा था और जो जमीन पर हो रहा है वो बिल्कुल इसके उलट है। जो हिंसा हो रही है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना उनका एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। बीजेपी की ओर से सीटों की लूट के खिलाफ एलओपी कौन होगा या विधानसभा में हमारी पार्टी कैसे जाएगी, इन सब बातों का निर्णय लेने के लिए हमने दीदी से कहा है, वो जैसा बताएंगी हम वैसा करेंगे। विधानसभा में किस विधायक की क्या जिम्मेदारी है ये बताने के लिए हमने उनसे आग्रह किया है। अब ये दोनों हो गया, अब जरा आगे चलिए और तब भाव के पास चले। अगला लाइए, टीएमसी का ट्वीट ही दिखा दीजिए, टीएमसी का एक ट्वीट है, इस टीएमसी के ट्वीट का पूरा हिंदी अनुवाद बता दें। हमारी अध्यक्षा श्रीमती ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कालीघाट में हमारे नेताओं के साथ एक बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने स्पष्टता, आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए नए उद्देश्य की भावना का संचार किया। सत्ता में रहें या नहीं, बंगाल के लोगों की सेवा करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और बीजेपी के अत्याचार और दमन का डट कर विरोध करेंगे। ये ट्वीट भी किया, इसमें ये बातें नहीं थी, मुख्य बात तो जो कार्यकर्ताओं का जो लीगल वो था, मतलब ऑफिशियल भाषा, वो लिख दी। ये मीटिंग है जिसमें सभी विधायक शामिल हुए, ये मीटिंग के फोटोग्राफ्स हैं। अब जरा अगली हेडलाइन पर आइए, सुप्रीम कोर्ट वाले हिस्से पर, सुप्रीम कोर्ट वाले हिस्से पे आइए, लाइए भैया। इस्तीफा नहीं देने पर अड़ी ममता, सुप्रीम कोर्ट लेकर जा सकती हैं बंगाल की लड़ाई। चलिए खबर के भीतर, लाइए चलाइए। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली की है और वे इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। ममता बनर्जी, चंद्रिमा भट्टाचार्य और अन्य नेता फिर से अदालत में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ये लाइन ध्यान दीजिएगा, ममता बनर्जी, चंद्रिमा भट्टाचार्य, ये लोग कानूनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। बंगाल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दिन तृणमूल पार्टी ऑफिस में रविंद्र संगीत बजाया जाएगा, रविंद्र संगीत। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही यहाँ कुछ नुकसान हुआ हो लेकिन दिल्ली अभी भी उनका मुख्य लक्ष्य है और पूरा इंडिया ब्लॉक मिलकर लड़ेगा। जो लाइन थी ना कि इंडिया गठबंधन
दिल्ली में मोदी को हटा पाएगा क्या? आगे चलिए अगला। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी ने विधायकों से कहा कि पार्टी ईवीएम से छेड़छाड़ और बीजेपी और चुनाव आयोग की ओर से वोटों की लूट की शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। उन्होंने विधायकों से यह भी कहा कि वह उन पार्टी नेताओं की पहचान करें जिन्होंने चुनाव में साजिश रची। टीएमसी की ओर से चुनाव रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के फैसले के बाद इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है, क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से काला कोट पहनकर इस केस की पैरवी खुद करेंगी? इससे पहले ममता एसआईआर के मुद्दे पर बतौर मुख्यमंत्री केस की पैरवी करती दिखी थी। और जरा आगे चलिए। टीएमसी के एक और विधायक ने कहा, जो बाहर विधायकों ने बताया, वो विधायक ने कहा कि उन्होंने पार्टी की कानूनी टीम से भी तैयार रहने को कहा है। उन्होंने यानी ममता बनर्जी ने कहा है कानूनी टीम से तैयार रहने को, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए जा सकते हैं। ममता बनर्जी ने विधायकों से कहा कि अगर पुलिस उनकी शिकायतें दर्ज करने से मना करती है तो वह चुनाव बाद होने वाली हिंसा की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवाएं। यानी शिकायत ऑनलाइन रजिस्टर कर दो, पुलिस नहीं करेगी तो ऑनलाइन कर दो रजिस्टर। भाऊ, एक तरफ इस्तीफा न देने का ऐलान और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, ये एक साथ दो मोर्चे खोल दिया है ममता बनर्जी ने। इस्तीफा न देने का ऐलान तो पहले ही कर दिया था, लेकिन उसको उन्होंने रिपीट किया विधायकों के सामने, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बहुत इफेक्ट बट्स हैं, स्टार बहुत है, टर्म एंड कंडीशन, लेकिन ममता की लड़ाई कहां तक जाएगी? हाँ। देखिए, ये सब जानते हैं, हम और आप भी जानते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक है, ममता को बर्खास्त करने का एक अधिकार राज्यपाल के पास भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बर्खास्त करेगा। वो नए मुख्यमंत्री को शपथ देगा। ठीक है, तब तक विधानसभा बर्खास्त हो चुकी होगी। अब सवाल आता है कि उस दिन भी मैंने आपको कहा कि इसमें टेक्निकल पेज, ममता जाएगी सुप्रीम कोर्ट तो क्या बोल के जाएगी? चुनाव में धांधली हुई, हम हारे नहीं, जबरदस्ती हराए गए। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपने इस्तीफा देके तो हार स्वीकार कर ली। जब आपने हार स्वीकार कर ली, नतीजे स्वीकार कर लिए, तो आप हमारे पास क्यों आए? आपने राजनीति का अखाड़ा बना के रखा है। तो वो कहेगी कि भाई मैं तो अभी भी मुख्यमंत्री हूं, मैंने तो इस्तीफा भी नहीं दिया, मैं तो मान ही नहीं रही हूं कि ये चुनाव के नतीजे सही है। सुप्रीम कोर्ट इसको कुछ नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि वो चुनाव आयोग को एक नोटिस दे देगा, चुनाव आयोग कहेगा कि सब ठीक है, ये बोलेंगे कि ये एक आध साल केस चलेगा, ये कहेंगे कि भाई सीसीटीवी फुटेज दे दो, चुनाव आयोग कहेगा कि फुटेज हमने डिलीट कर दिया, मामला खत्म। ये कहेंगे कि 27 लाख लोगों ने वोट मतदान नहीं एक्सरसाइज किया, चुनाव आयोग कहेंगे तो हमने तो पहले बोल दिया था कि अगले चुनाव में डाल देंगे वोट, उसमें क्या इतने मरे जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है कि भाजपा को सत्ता में लाना है वहां पे, तो फिर तृणमूल की क्यों सुनेंगे? और सुप्रीम कोर्ट के पास थोड़ी तर्क थोड़ी चलता है कोई। सुप्रीम कोर्ट यदि संविधान से चलता होता तो बात ही अलग है। फिर एक आदमी का भी मतदान का अधिकार नहीं होता तो चुनाव रोक दिए जाते। या 27 लाख लोग डाउटफुल लिस्ट में डाल दिए। एसआईआर कैसा करता है चुनाव आयोग? हर राज्य के लिए अलग एसआईआर है क्या? सवाल वो है। कई जगह पे इसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राज्यपाल का घर, राज्यपाल हाउस, गवर्नर हाउस इज नॉट द प्लेस टू शो द मेजोरिटी। मेजोरिटी ये सदन के फ्लोर पे ही होगी। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। इसके बाद राज्यपाल कहते कि आपके पास मेजोरिटी नहीं तो मैं कैसा आपको सत्ता में आपको निमंत्रण करूं? सबसे बड़े दल को निमंत्रित किया जाता है। राजीव गांधी को सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को निमंत्रित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। राजीव गांधी ने एक लेटर लिख के दिया कि मेरे पास पर्याप्त मेजोरिटी नहीं है, मैं सरकार नहीं बनाना चाहता हूं। उसके बाद उन्होंने वीपी सिंह को पत्र दिया और वीपी सिंह ने सरकार बनाई। ये भी इतिहास हमारे पास है। इन्हीं पार्टी के जो ये देवेंद्र फडणवीस थे, इनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी, तब शिवसेना ने समर्थन नहीं दिया था।
शिवसेना तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी नहीं थी, तब शरद पवार ने बचा लिया था सरकार को। उसके बाद नागपुर के अधिवेशन में शिवसेना ने सरकार में पार्ट लिया, मंत्री बन गए और फिर सरकार मेजोरिटी में आ गई। लेकिन अब राज्यपाल कुछ कहे और सुप्रीम कोर्ट नहीं, मतलब इसमें कॉग्निजेंस नहीं लेता कोई। क्यों ले कॉग्निजेंस? सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ी है ये संविधान की कहीं अवहेलना हो रही होगी तो अवहेलना को रोकना, या अपने ही दिए हुए निर्णय की फिर धज्जियां उड़ती होगी तो उसके बारे में सोचना। सुप्रीम कोर्ट का काम ये है आजकल दिल्ली में केंद्र सरकार क्या चाहती है, केंद्र सरकार की भाव भंगिमा को समझ के काम करना। यही सुप्रीम कोर्ट शायद, अब मुझे ऐसा लगने लगा है, जो लगातार निर्णय आ रहे हैं, और खासकर विरोधी पार्टियों के साथ या इलेक्शन के साथ या संविधान के साथ, एसआईआर के साथ, चुनाव आयोग के साथ। मुझे बता दीजिए, जब से चुनाव आयोग का ये खेल चल रहा है तब से कौन सा ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, चुनाव आयोग गलत कर रहा है? हर चुनाव आयोग की गलती को कहते कि ये चुनाव आयोग सही कर रहा है। उन पे विश्वास रखना चाहिए, चुनाव आयोग पे रख दिया विश्वास। अब यदि किसी को डाउट है और वो कहती है कि भाई मैं उम्मीदवार हूं, मुझे फुटेज चाहिए 12 से 5 का, इसमें तो कोई निजता का हनन नहीं है, इसमें तो कोई वोटर का आइडेंटिफिकेशन नहीं होना है। ममता ने कहा मुझे मारा, तो कम से कम वो तो फुटेज लाइए ना, बताने के लिए कि ममता को नहीं मारा है आपने। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ममता ने कहा कि मुझे पीछे पीटा गया, अभी भी मेरे को दर्द है सीने में, लात मारी गई उसको सीने में। एक किसी राज्य के मुख्यमंत्री को आपका आरोप लगाती है कि वो पीटी गई, उसके बाद भी कोई यदि बोलने को तैयार नहीं है, और ये कहते कि हमने इंक्वायरी करी। क्या इंक्वायरी करी आपने? सीओ कहता है कि हमने इंक्वायरी की और उसने कहा कि ऐसा कुछ हम पे कोई नहीं मिला। अरे आप फुटेज रिलीज कर दीजिए, ममता को झूठा साबित कर दीजिए। इससे बढ़िया गेम प्लान नहीं बीजेपी के पास ममता को झूठा साबित करने के लिए। पूरे देश में थू हो जाएगी ममता की। बता दीजिए वीडियो फुटेज की ममता गई, सबने नमस्ते किया, स्वागत किया, बिठाया चेयर पे, ममता चिल्लाती रही, लोग सुनते रहे, ममता वापस आ गई। दिखाइए फुटेज। आप दिखा नहीं रहे, इसका मतलब उसके साथ मारपीट हुई। ये सभ्यता है? ये नारी शक्ति, नारी वंदन है? ये भारतीय जनता पार्टी और संघ का चेहरा है? फिर वो कहती है कि लूट लिया गया। क्यों नहीं? वो जीत रही थी, एकदम हार गई। वहां बनारस में अजय राय जीत रहे थे, प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे, उसके बाद मतगणना ही, मतलब आंकड़े ही देना बंद कर दिए और एकदम एंड में बोल दिया जीत गए, जीत गए, जीत गए। दोनों तरफ धांधली। या सुवेंदु हार रहे थे तो उसको जितवा दिया, वहां प्रधानमंत्री हार रहे उनको जितवा दिया। पूछने वाला कोई नहीं, पूछो तो हार गई इसलिए, मतलब न्यायपालिका कुछ बोलने को तैयार नहीं। उसने कहा कि हमको लड़ना है भाई। और इसी मीटिंग में आशीष, इसी मीटिंग में बाकायदा जनरल सेक्रेटरी ने यह कहा, अभिषेक बनर्जी ने, कि 10 हमारे विधायक नहीं आए, उन्होंने हमको सूचना दी है, कुछ का मेडिकल इमरजेंसी है इसलिए नहीं आए, और कुछ को हमने बोला कि तुम रहो क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हिंसा हो गई है, उनको पीड़ित कार्यकर्ता के साथ रहना जरूरी है, इसलिए हमने कहा वहां रहो। ये सब कुछ आने के बाद हेडलाइन क्या छपती है? हेडलाइन तो जैसे 10 भाग के बीजेपी के कैंप में जाके बैठ गए, 10 विद्रोह कर गए, 10 विधायक नहीं पहुंचे। उसने एक्सप्लेनेशन देने के बाद कई लोग मेरे आज भी सुबह किसी से कार्यक्रम में बात की, उन्होंने कहा कि ममता ने ठीक नहीं किया। मैंने नहीं, गलत कह रहे हैं सर आप। ममता इस्तीफा नहीं दे रही, बहुत सही कहा, क्योंकि ममता जब कहेगी मैं इस चुनाव को मानती नहीं हूं तो उसके पास एक सॉलिड ग्राउंड है। मैंने इस्तीफा भी नहीं दिया सर। इस्तीफा देना इसका मतलब हार मानना है, फिर तो चुनाव आयोग खड़ा नहीं करेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट वो बोलेगा बंगाल में, कलकत्ता में आप इस्तीफा देके मानती है कि आप पराजित हो गई,
यहाँ आके हमको कहती कि मैं पराजित नहीं हुई, मजाक लगा रखा है आपने। तो उसने लाइन सही ली, उद्धव ठाकरे ने जो किया वो नहीं करना चाहती हो। लगातार हम इस बात को भी रेखांकित कर रहे हैं कि उसके इस्तीफा नहीं देने से सरकार बनने का काम नहीं रुकेगा, हाँ वो तो हाँ बनेगा, बाकायदा बने चलेगा। लेकिन एक कानूनन लड़ाई लड़ते समय ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को भी लोग समझ गए हैं, उसी अनुसार से काम करना पड़ेगा। अरे 100 सीट का 294 सीट में मात्र 100 सीट का फुटेज मांग रहे हैं, मतलब 1/3, एक तिहाई, एक तिहाई, मात्र एक तिहाई का सीसीटीवी फुटेज दे दो 100 का। वो तो 294 भी नहीं मांग रहा है। आपके लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि वो 294 नहीं मांग रहा है, कह रहा है 100 की सूची है, इन 100 का हमें 6 क्या घंटे का कहा, फुटेज दे दो, 12 से 6 यदि का। 100 सीटों का जो मांग रही सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए आप, हम्म। ये भाजपा हमेशा की के सबसे बड़ी जीत होगी। हमेशा के लिए विपक्ष की जुबान बंद हो जाएगी, फिर कभी जिंदगी में चुनाव आयोग पे नहीं, आप आगे चुनाव आयोग बेईमानी की भी तरफ करने बोलेगा के लिए नहीं। आपको फ्रीडम मिल चुनाव जाएगी। आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए इससे बड़ा गोल्डन चांस नहीं है। आगे बेईमानी करने की फ्रीडम मिल जाएगी भाऊ, इसके बाद कभी कोई बोल नहीं पाएगा। बोल नहीं पाएगा। लेकिन हाँ। अभी 100 सीटों पे बेईमानी करी होगी तो किस मुंह से फुटेज देंगे, हम्म। किस मुंह से फुटेज देंगे? जब एजेंटों को भगाया गया, एजेंटों को मारपीट हुई, ममता के साथ मारपीट हुई, ये सब फुटेज आएगा तो क्या होगा? ये एक्सपोज होंगे। हालांकि जो पहले ही नग्न अवस्था में है उनको क्या एक्सपोज करोगे अभी? जो नंगाई कपड़े के उच्चतम सीमा क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जाना ये अपने लड़ाई का एक द्योतक है। पता है सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ करेगा, लेकिन सनद रहे कि कोर्ट ने भी तब साथ नहीं दिया। ये चीजें सब रखनी पड़ेगी लोगों के बीच में। आज के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा, खास एसआईआर को लेकर, और ये कहना कि 5 साल बाद वोट दे देना, ये हर जो जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं, वो भी सोच रहा है कि क्या इतना मतलब इतना सरकार के प्रति सरकार के पास गिरवी रख सकते हैं क्या कोई? न्यायपालिका से उम्मीद कैसे करेंगे? आम आदमी बोलता है, दे देते। इतना आपको विश्वास था कि भाई अब ममता हार ही जाएगी, तो सब उनको भी मतदान का अधिकार देते। लेवल पे फील्ड पे तो आ जाओ। खैर, देखिए जरा कुछ क्या क्या ममता ने बोला है, सारा एक साथ देखना होगा, क्योंकि ये आगे की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में हाँ, क्या होगा क्या नहीं होगा सबको आइडिया है, लेकिन आगे की लड़ाई में इसको समझना और जनता के लिए भी जानना जरूरी है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मेरे इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। वे ऑफिशियली हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम चुनाव जीतते हैं। अगला पॉइंट, चुनाव से 2 दिन पहले हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जगह जगह छापे मारे गए, आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं। अगला पॉइंट, मैंने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, वाजपेयी सहित कई सरकारें देखी, लेकिन ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा। अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही, यह लोगों को प्रताड़ित यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया गया। अगला पॉइंट, पहले राउंड की काउंटिंग के बाद से ही वे कहने लगे कि भाजपा 195 से 200 सीटें जीत रही है। अंतिम नतीजे का इंतजार नहीं किया, बीजेपी वालों ने पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर लोगों और काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू किया। अगला, हम चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाएंगे, क्या करेंगे यह अभी नहीं बताएंगे। दूसरी बात, हमने फैसला किया है कि 5 सांसदों समेत 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। ये 5 सांसद होंगे और 10 लोगों की टोटल ये होगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। चुनाव आयोग के खिलाफ ये क्या कदम उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा भी इसका मतलब कोई रणनीति, कोई और भी रणनीति है इसके अलावा, कुछ ना कुछ हाँ, है, हाँ। क्योंकि ये बोल करके संदेह वो बढ़ा रही है, हमारे मन में क्यूरियोसिटी बढ़ा रही है कि हम बताएंगे नहीं क्या करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं जिस तरीके से चुनाव हुआ है।
भाऊ क्या और कौन सा कदम ऐसा हो सकता है, कौन सा कदम हो सकता है? मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस, कल कल अखिलेश यादव गए थे मुलाकात करने, कल कोलकाता में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। अगला टारगेट सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उत्तर प्रदेश है, वहां पर पहले से काबिज है, नहीं, लेकिन फिर उनने भी तो बोल दिया। शुभेंदु अधिकारी का ये कहना कि अगला टारगेट अखिलेश है, इसका मतलब क्या अखिलेश क्या सत्ता में है? जहां अखिलेश है वहां पे भी नेस्तनाबूद करना है, मतलब अखिलेश के ऑफिस जलाने हैं, अखिलेश के लोगों को मारना है, अखिलेश को अब बूथ क्या, मतलब ये जो 2 दिन गुंडाइज्म चलता रहा, ये चलने दिया, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट था, ताकि आने वाले चुनाव में लोग डरे कि भाई इनका पोस्टर के, अपने दुकान के सामने इनका पोस्टर भी लगा दिया समाजवादी पार्टी का, तो देख लेना हाँ। बाद में हमारी दुकान लूट लेंगे। हम्म। तो आपको अब जगह नहीं मिलेगी, बात करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, आपका कार्यालय लोग बोलेंगे खाली करवा दो सर, तोड़ देंगे बाद में, क्या पता हमारा घर खराब खराब हो जाएगा। ये होने वाला है, क्योंकि यही चुनाव आयोग होगा, यही धांधली होगी, और 300 पार बीजेपी आएगी। यह है, 100% है। इसीलिए वो कहेगा अगला टारगेट अखिलेश यादव है, मतलब ये एक एक इंसान को मारेंगे, जैसा अखिलेश यादव को भी गए, तो जैसा ममता को पीटा गया वैसा ये भी पीटेंगे उसको। चलिए, ये स्थिति है यहाँ पे। हम लोग बहुत दिन से, जब से हंगरी के नतीजे आए, जब से पीटर मैक्ग्योर ने वहां पर हंगरी में उर्बान को हराया, तब से बहुत हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की, भाव ने बहुत बार हंगेरियन मॉडल की चर्चा की कि वही लाना होगा, लेकिन हमें लगता नहीं है भारत में हंगरी का मॉडल आ पाएगा। भारत में अभी भी जो विपक्ष है, ये विपक्ष अभी भी दिशाहीन है, रणनीति नहीं है, वहां सब हंगेरी मॉडल ऐलान इसलिए सक्सेस रहा आशीष, कि विपक्ष ने सारे भेदभाव तोड़ के एक हो गए। हाँ और जब विपक्ष सही मायने में एक हुआ तो हंगेरी रिपीट हुआ, हंगेरी हुआ। हाँ हाँ या विपक्ष एक होने को तैयार नहीं, हाँ या विपक्ष होने के एक तो होने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने यदि नहीं। थोड़ी जगह दी कांग्रेस ने थोड़ी सीटें दे दीजिए जाती, भाई आप वहां सरकार में है हेमंत सोरेन की वजह से। कल कांग्रेस ने यदि समर्थन में निकाला दिया तो हेमंत सोरेन की सरकार नहीं गिरती। वो तो कब से अमित शाह इंतजार में बैठे हुए हैं। तो वो आपको झेल रहा है, लेकिन आपने 4 सीटें नहीं दी उसको। आसाम में बहुत तीर मारा, आसाम में आपने, हाँ हाँ। दे ही देते उसको सीटें। अभी भी हारे तब भी हारते, लेकिन गठबंधन मजबूत होता। यही तो समझ में बिहार नहीं में आता। हेमंत सोरेन आपके लोगों को मंत्री बनाए हाँ अपने राज्य में, और हाँ। उसको 2 सीट भी आप बिहार में न दे, नहीं दोगे, हाँ। मतलब आरजेडी का वजूद है झारखंड में, लेकिन हेमंत सोरेन का वजूद बिहार में नहीं। ये सब भी एक कारणीभूत है, यही एक कारण है। आम आदमी पार्टी आए दिन कांग्रेस को गाली दे रही थी, अब या तो आप बीजेपी के साथ जाइए या विपक्ष को एक साथ होना होगा। हाँ, या तो सब आपको अपना बीजेपी के दम्भ साथ निकालना, जाइए। आपको दम्भ निकालना होगा। हाँ। लेकिन बात है ना, हंगरी में ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और ऐसे पॉलिटिशियन नहीं थे, ये भी नहीं, समझना मैंने होगा। क्या, हमारे यहाँ ममता मायावती है, भी, मायावती क्या, मैंने क्या कहा, मायावती पास भागो। ममता, देखो एक बात, ममता अब कह रही है कि इंडिया गठबंधन स्ट्रांग हो गया है, इंडिया गठबंधन स्ट्रांग रहेगा। यही ममता इंडिया गठबंधन के खिलाफ थर्ड फ्रंट खोलने की बात कर रही थी। हाँ, यही थी। आज यदि ये ममता ने मार खाई है तो उसकी जिम्मेदार थोड़ी बहुत ममता भी है। बिल्कुल है। तभी समझ लेना चाहिए था कि ये लोग किस हद तक जाते हैं। अरे भाऊ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बाइट हम चला चुके हैं, ढूंढने मुश्किल होगा, नहीं तो चला देते।
जब राहुल गांधी ने वोट चोरी पर, आलंद पर और महादेवपुरा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी के सबूत दिए, तो अभिषेक बनर्जी ने यही संसद परिसर में बयान दिया कैमरे पर कि अरे ये वोट चोरी वगैरह जिन लोगों को नहीं समझ में आता है इसको कैसे जा करके, या तो अगर आप लोगों को इतना वोट चोरी का है तो जाइए आप लोग वहां पर चुनाव आयोग में जाकर के प्रूफ करिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मतलब राहुल गांधी पर जो आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का और टेम्परिंग का, जाकर के चुनाव आयोग में प्रूफ करें, नहीं तो ये सब बातें छोड़ दें। चुनाव में बूथ पे मैनेजमेंट होता है, बूथ मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो कोई अब क्या हो चुनाव गया? आयोग और मसला नहीं हो सकता। अब क्या हो बताइए, गया? अब क्या हो गया? मतलब राहुल अब को ज्ञान अभिषेक देने बनर्जी लगा को था। पूछो। हाँ, तब ज्ञान दे रहा था, अब क्या हुआ? हमने तब भी कहा था कि यदि यदि ये लोग इस ताकत से लगे हैं इस बार, तो चुनाव आयोग ने जब इनको गेट आउट किया तब इनको समझ में आ गया कि चुनाव आयोग सुनता नहीं है। नहीं तो तब हाँ, कह रहे थे कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग को प्रूफ दो। आपने दिए, क्या चुनाव, हुआ? गेट आउट कर दिया आपको। यही फर्क है, इसीलिए हंगरी मॉडल आने में दिक्कत है। कहीं पर नहीं कांग्रेस अड़ी आएगा, है। ये जूते खाएंगे तो इकट्ठा। आज बिल्कुल इंडिया गठबंधन 3 बार बोलती है दिन में। हाँ, अब बिल्कुल सही बात बोलना कहा पड़ेगा, हम्म, नहीं तो दिल्ली आके दीदी क्या करेगी अकेली? क्या करेगी? दीदी के लोगों को बोल दिया जाएगा, हाउस से निकाल दिया जाएगा, क्या कर लेगी दीदी? प्रेस कॉन्फ्रेंस ही लेगी ना, और तो कुछ नहीं कर सकती। तो कम से कम अब ममता बनर्जी ने जो पाठ पढ़ा, इसकी बहुत ज्यादा ट्यूशन फी चुकाई है ममता जी ने। ममता जी को ट्यूशन फी सत्ता खो के देनी पड़ी, सत्ता देनी पड़ी ट्यूशन फी के चक्कर में। नहीं तो सांप ने यदि किसी को काटा और वो मर गया तो बाकी लोगों को सांप से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। हर आदमी ने सांप से कटवा लेना शुरू कर दिया तो लाशों का ढेर लग जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस को काटा था, ममता सजग हो जाती तो बात अलग थी, ममता ने भी कटवा लिया, आज वो सत्ता से बाहर है। आज वो भी चिल्ला रही है कि काटता है, काटता है, मरता है, काटता है। ये तो पहले कर रहा था, अब आप हंस रहे थे। ये तो ये राहुल गांधी की मैच्योरिटी है। इस मामले में मैं राहुल गांधी को मार्क्स देता हूं कि ममता ने साथ नहीं देने के बावजूद भी ममता के साथ खड़े होने के लिए कांग्रेसियों को कहा। ये मैच्योरिटी है उसकी। लेकिन राहुल के ही साथ कांग्रेस में इतने इमेच्योर हैं कि वो नहीं नहीं, झारखंड में, वो असम में, वो बिहार में नाश करवाते हैं। कांग्रेस में नहीं, इमेच्योर लोग नहीं है, वो बीजेपी के स्लीपर सेल है। वो एक ही नारा लगाते हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, पीछे से पलिता हम लगाएंगे। हाँ, राहुल गांधी आगे बढ़ो, पीछे से हम निपटाने के लिए बैठे हैं। नहीं तो आज देखो, आज आज डीएमके का टोन क्या था कि विजय की सरकार हम 6 महीने देखेंगे, बनने दीजिए, बोला ना डीएमके ने। हाँ, डीएमके ने मैच्योरिटी दिखाई। यही मैच्योरिटी आप पहले डीएमके से बात करके ये बोलते कि हम बाहर से समर्थन मांग रहा है और हमारी समर्थन देने से यदि सरकार बनती है तो बन देनी चाहिए, हमको लगता है, तो डीएमके साथ देता। लेकिन डीएमके के बारे में मणिकम ठाकुर ने क्या लिखा? ये बीजेपी का हाँ, पेरोल पे आदमी है। मतलब ऐसा लगता है, उसके टोन से तो लगता ही है बीजेपी के पेरोल पे। मतलब क्या है? आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो ना, आपको क्या मिल रहा है भगवान जाने, आप जाने और बीजेपी जाने। आपने कैसा कह दिया कि इनके कुकर्म हमको, तो इतने दिनों से कुकर्म दिख नहीं रहे थे, फिर चुनाव में साथ में नहीं जाना था, तभी बोल देते कि तमिलनाडु में कांग्रेस अलग अपनी इंडिपेंडेंट लड़ेगी, हम नहीं जाएंगे इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। आज कहते कि इनका भ्रष्टाचार हमको भुगतना पड़ा। तो मक्खन भी तो खाया, मलाई भी तो खाई। ये नहीं तो सरपंच का फिर चुनाव नहीं जीतता, ये वहां से सांसद है लोकसभा का, हाँ, डीएमके से भरोसे है। नहीं बोल नहीं देना तो कि फिर ऐलान करे, प्रियंका गांधी नहीं ने तो दबाया ऐलान करे मणिकम असम में। ठाकुर कि इसके बाद डीएमके के साथ जब भी पार्टी जाएगी मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बताओ, ऐलान करे। हाँ, चुनाव भी लड़ना है, डीएमके के वोटर भी चाहिए। ये बेसिकली अपने जो 5 लोग हैं उनमें से 2-1 लोगों को मंत्री बनाने का ठेका लेके रखा होगा इन्होंने। हाँ, तुम विजय के साथ हम करवा देते पार्टी को, तुमको मंत्री बनाएंगे, हमको क्या मिलेगा? ये तो बेचते हैं ना, इनके लिए हर चुनाव पैसा ये है, टिकट बेचने से लेकर हर चीज में।
चुनाव कांग्रेस हारती या जीतती किसको फर्क है? मणिकम ठाकुर को कोई फर्क पड़ता है क्या चुनाव जीतने या हारने से? वो तो अपना थैला देखिए। चुनाव कांग्रेस हारती है लेकिन गाड़ियां नहीं ली जाती है। नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम सब कौन हरा रहा है, कौन जिम्मेदार बिहार है? खैर, बिहार बिहार अभी बहुत ये विपक्ष को पता नहीं, हमारे कहने से तो कौन सुनने वाला है, सब बड़े बड़े नहीं। नेता हैं, बड़े बड़े साम्राज्य चला रहे हैं। लेकिन ये हंगरी मॉडल हम हम सोचते हैं, हम हम बताते हैं, हम बहुत दूर है हम ये। जो बोल रहे हैं या आशीष जी या मैं जो बोलता हूं, ये हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसमें किस किस का रोल क्या होना चाहिए, हमारा रोल क्या है, हम डिफाइन करते हैं और हम बोलते हैं। हाँ, हाँ, हम तो कहीं अम्बेडकर जी के नाम पे, कभी छत्रपति शिवाजी के नाम पे, यदि भाषण पे बुलाते हैं तो हम वो भी जाके करते हैं, जन जागरण का काम करते हैं। हम कोई भाषण देने नहीं जाते, हमको कोई वहां चुनाव नहीं लड़ना है भाषण देके रैली में। हम जन जागरण करने के लिए, वास्तविकता लोगों को बताने के चक्कर में जाते हैं। हम हमारा काम कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन के लोग हैं, हम संवाद के लोग हैं, तो हम संवाद ही कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को अपने हिसाब से काम करना होगा, न्यायपालिका को अपने हिसाब से काम करना होगा, कार्यपालिका के अपने हिसाब से काम करना होगा। डिलेल होता है तभी बात करते हैं ना। हम तो कोई न्यायपालिका को, हम नागरत्ना जी को तो कुछ नहीं बोलते, दवे साहब को तो हमने कभी कुछ नहीं कहा। जो अब लोग स्वर्णकांत जज न्यायपालिका होंगे, की, हाँ, पता नहीं कैसे अब जो जज होंगे ये स्वर्णकांता कहेंगे, पूरे हाँ, काम। जज होंगे कि भैया नेता का बेटा नेता बन सकता है, तो फिर जज का बेटा ने वकील बन गया तो क्या कर लिया? अरे भैया, जज का बेटा वकील बन सकता है, बेटी भी बन सकती है। वो हमारे इंदौर बेंच के जज का देखो, उसकी बेटी प्रैक्टिस करने लगी इंदौर में तो उसने तबादला मांगा राज्य के बाहर। और आप बैठिए, बिल्कुल निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है भाई। हम केस सुनेंगे, हम संघ के भी कार्यक्रम में जाएंगे। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के दवे, उन्होंने फिर एक इंटरव्यू में कहा, उनको भी बुलाया गया था इसी प्रोग्राम में। उन्होंने कहा नहीं, जहां पॉलिटिकल क्लाइंट इंक्लिनेशन है मैं उस कार्यक्रम में नहीं जाता। हम गए कार्यक्रम में, बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में गए। हम्म। सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने, मैंने देखा कि जेठमलानी जी के जीवनी प्रकाशन के प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने कहा आकर कि किसी वकील के जीवनी के कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं जाना चाहिए। लेकिन जेठमलानी एक अपवाद है। यह अपवाद इसलिए है कि ये मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं बेंगलोर में इंटर्न था। हमारे एक केस के लिए जेठमलानी जी को बुलाया गया था। मेरी ड्यूटी लगी थी कि मैं उनको एयरपोर्ट से वहां लेके आऊं, कोर्ट लेके आऊं। एयरपोर्ट पे मैंने रिसीव किया। हम मेस्मराइज थे कि आज हमारा भाग्य है कि हम इतने बड़े वकील के साथ बैठेंगे गाड़ी में। और जेठमलानी जी ने बोर्ड बैठने के बाद, जबकि उनके कार्यालय से हमारा लगातार पत्राचार चल रहा था, मेल एक्सचेंज हो रहे थे, कागज मतलब कागज फाइलें जा रही थी, ओपिनियन मांगा जा रहा था, सब उनकी टीम के साथ तैयारी थी। उसके बाद जेठमलानी जी ने गाड़ी में मुझे इतना पूछा कि केस क्या है तुम्हारा। मेरे पेट में गोला आया। मैंने बोला बाप रे, ये तो अजब वकील निकला, ये तो इतना बड़ा नाम, इसको मालूम ही नहीं किस केस के लिए कर्नाटक में आया ही। क्योंकि मेरे पास फाइल थी तो मैंने उनके सामने फाइल रखी और मैं डर भी गया कि कैसा होगा। उन्होंने सरसरी निजारा के 1 2 3 चौथा 5 ऐसे पन्ने पलटते गए। एक पन्ने पे एक पैराग्राफ पे उन्होंने पेन निकाला, एक पैराग्राफ के मार्क किया, फाइल बंद कर दी और आंख बंद करके कोर्ट का इंतजार करते जाए। जब हमने गए तो हमने हमारे सीनियर को कहा कि गड़बड़ी हो गई, इनके टीम ने इनको कुछ बताया नहीं, इनको तो फाइल तो अभी देखी इनने। केस चालू हुआ, पहला हियरिंग था। जिस पैराग्राफ पे उन्होंने मार्क किया था उसी पैराग्राफ पे बात करके उन्होंने केस ही खारिज करवा दिया। 1 घंटे में से बाहर निकले, मैं होटल पहुंचा तब मुझे समझ में आ गया कि व्यक्ति क्या है। तो ये मेरे गुरु है। मैं इंटर्न था तब इनको हायर किया था मेरे फर्म ने। तो आज उसी परंपरा को निभाते हुए मैं आज उनके अनुरोध पे यहां आया हूं, जज के अनुरोध पे नहीं।
एक जज को जेठमलानी जैसे बड़े, मतलब सारे सुप्रीम कोर्ट के जज जूनियर ही थे करीब करीब सब उनके सामने, उनके वहां पर भी उसने जस्टिफिकेशन दिया। और फलियस नरीमन, सोली सोराबजी, राम जेठमलानी, क्या ये वो वकील नहीं लोग, है, ये वकील थे क्या? ये विश्वविद्यालय थे। हाँ ये लीगल उनको जेठमलानी जी के फैकल्टी आखिरी दिनों में उनको सुनाई नहीं देता था आशीष, तो जज साहब भी उनको नहीं कहते थे कि अरे हमने क्या पूछा और क्या जवाब दे रहे हैं। वो एक कोई सवाल पूछते थे, जेठमलानी जी किसी और इश्यू पे बात करते थे, तो जज उनके असिस्टेंट को उंगली से इशारा करते थे कि आप बताओ प्लीज, हम नहीं टोक पाएंगे। फिर वो जूनियर जाके बोलता था कि सर वो कान में, हाँ ओके ओके ओके, और फिर वो मैंने वो नजारा देखा मैंने आंखों से यार। लेकिन आज मैं उनको मिस करता हूं, क्योंकि वो वकील होते हुए भी अपने दलील में नकेल डालते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी सुना देते थे। मिस मत करिए भाऊ, कार्यक्रम खत्म करते हैं क्योंकि हम लोग राम जेठमलानी जी पे आगे चर्चा। मिस मत करिए, उनका सौभाग्य है कि वो अब इस दौर में नहीं है। अभी दुनिया में दुष्यंत नहीं दवे है, को वाकई देखिए ना, वो हालत छोड़ दिए। राम जेठमलानी होते तो कोर्ट में कदम नहीं रखते, कदम नहीं रखते कोर्ट में, अदालत में कदम नहीं रखते। दुष्यंत दवे ने छोड़ा, दुष्यंत दवे भी बहुत बड़े वकील हैं। ठीक है, इजाजत दीजिए, हमें इजाजत दीजिए, कार्यक्रम लंबा हो गया, फिर इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।